हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का पहला लेक्चर। कुछ नहीं, बस इस लेक्चर में अपन केवल इंट्रोडक्शन करेंगे ज्योग्राफी का। सबसे बेसिक कंसेप्ट, जैसा कि पूरी दुनिया में ज्योग्राफी को एक साइंस के सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ा जाता है, भारत ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे ये आर्ट में इसकी पढ़ाई की जाती है। अपन आज देखेंगे कि ज्योग्राफी का किस तरह से साइंस में अध्ययन करते हैं और आगे चल के ये बातें पता चलेंगी हमें कि ज्योग्राफी का अध्ययन सिर्फ साइंस में ही नहीं, आर्ट के अंतर्गत भी किया जाता है। तो अपन शुरुआत करते हैं। ज्योग्राफी का एक बेसिक सा कंसेप्ट है कि एक आदमी अंधेरे में बैठ करके एक टेलीस्कोप के जरिए बहुत दूर देखने की कोशिश कर रहा था, कुछ ढूंढना चाह रहा था। वो क्या देखता है कि बहुत छोटे छोटे दो पिंड से दिखाई दे रहे हैं जिसमें हल्की सी चमक दिखाई दे रही है। उसके आगे जाने पर काफ़ी अंधेरा था। वो लौट करके वापस देखने लगता है। दूसरी तरफ देखता है कि उस तरह के बहुत सारे पिंड दिखाई दे रहे हैं। देखते देखते देखता है कि एक जगह ऐसा है कि एक झुंड सा एक सर्कल बना हुआ है जो पूरा का पूरा सर्कल चमक रहा था। सर्कल के बाहर देखता है कि लगभग जब 4-5 पिंड दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद फिर से एक सर्कल बना हुआ है। इसके आगे जब जाता है तो देखता है कि इस तरह के बहुत सारे ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं। ये देखते देखते वो क्या सोचता है कि इसको और ज़्यादा जूम किया जाए। जब वो ज़्यादा जूम करके देखना चाहता है, उसमें दिखाई देता है कि सब के सब पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जा रहे थे। तो टाइम स्केल में पीछे जाता है। जब वो टाइम स्केल पे वापस लौटता है तो वो ये देखता है कि ये सारे के सारे कहीं ना कहीं जा करके इकट्ठा हो रहे थे। एक्चुअली वो ब्रह्मांड की रिसर्च कर रहा था। वो ये देखता है कि ब्रह्मांड के सारे पिंड एक दूसरे से दूर जा रहे थे। तो वो टाइम स्केल को बैक करता है और बिग क्रंच की तरफ बढ़ता है। जिस समय वो बिग क्रंच के आखिरी बिंदु पर होता है, वो एकमात्र बिंदु होता है। वो ये देखता है कि इस बिंदु के अलावा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली में वो बिंदु जिस समय पे था, उस बिंदु को सिंगुलरिटी बोला जाता था। इसको हिंदी में विलक्षणता बोलते हैं। एक्चुअली जो ये पॉइंट था, सारा ब्रह्मांड एक बिंदु पे जिस समय पे केंद्रित था, उस समय ना तो टाइम की शुरुआत हुई थी, ना तो स्पेस की स्पेस था। मतलब ना तो कहीं पे जगह था, स्पेस इक्वल टू 0 और टाइम इक्वल टू 0। ये दोनों ही कंडीशन उस समय थी। और ये सिंगुलरिटी कितने टाइम तक रही, इसकी भी गणना की जा चुकी है। जो वैज्ञानिकों ने इसकी गणना करके बताया था, तो इसका जो टाइम था तो 0 से लेकर के 10⁻⁻35 सेकंड, ये जो टाइम होता है इसको प्लैंक इपोच के नाम से जानते हैं। और अगर टाइम स्केल पे जाएं या किसी भी स्केल पे जाएं तो अपन मिनिमम जो लेंथ अपन कवर कर सकते हैं, अगर ये 0 हो गया तो मिनिमम जो जा सकते हैं किसी भी स्केल पे, तो 10⁻⁻35 मीटर। इससे छोटी यूनिट की अपन कैलकुलेशन नहीं कर सकते। मिनिमम लेंथ जो अपन काउंट कर सकते हैं तो 10⁻⁻35 ही होती है। मैक्सिमम जहाँ तक जा सकते हैं तो 10⁻25 तक। इससे ज़्यादा लंबाई अपन कवर नहीं कर सकते। तो जो 10⁻25 मीटर तक जाएंगे, ये मैक्सिमम लेंथ होती है जिसको अपन कवर कर सकते हैं। तो इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है तो वो 10⁻60 का है। ये एक्चुअल पैरामीटर है जहाँ तक अपन काउंट कर सकते हैं। तो 0 से लेकर के 10⁻⁻35 सेकंड तक की जो टाइम होता है उसको प्लैंक काल बोला जाता है। तो इसी टाइम तक, मतलब इतने टाइम तक ये सिंगुलरिटी का अस्तित्व रहा। इसके बाद ये सिंगुलरिटी में एक महाविस्फोट होता है जिसको अपन बिग बैंग के नाम से जानते हैं। एक्चुअली में जब अपन ब्रह्मांड के बारे में जानना चाहते हैं, ये स्केल पूरे ब्रह्मांड में जानने के सबसे ज़्यादा नज़दीक है। मतलब अगर 10⁻⁻35 से लेकर के 10⁻25 तक अगर अपन स्केल का ठीक से अध्ययन करें तो केवल इसी का इस्तेमाल होता है पूरे ब्रह्मांड की सभी गणनाओं में।
तो जब अपन गणनाओं पे जाते हैं, यहीं से फिजिक्स का लगाव शुरू हो, फिजिक्स का संबंध शुरू होता है भूगोल के साथ में। तो अपन ब्रह्मांड के बारे में जब अध्ययन करना चालू करते हैं तो उसमें सबसे जो बेसिक कंसेप्ट हैं, तो उसमें अपने को कुल मिलाकर के 6 थ्योरीज आती हैं। ये जो 6 थ्योरीज हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा माना जाने वाला जो सिद्धांत है, पहला हो गया बिग बैंग। आप लोग इसका लिस्ट बना लें। दूसरा हो गया स्टेडी स्टेट। तीसरा हो गया इटर्नल इन्फ्लेशन थ्योरी। चौथा ऑस्किलेटिंग थ्योरी। सर्कुलर। पांचवा ऑस्किलेटिंग थ्योरी ब्रेन्स मॉडल। ये एक्चुअली ब्रेन जो है BRANE मेम्ब्रेन से आया था। मेम्ब्रेन का मतलब होता है झिल्ली। वो मॉडल है एक्चुअली, ब्रेन दिमाग वाला मॉडल वो नहीं है। तो स्पेलिंग पे विशेष ध्यान दें। तो ये 5 तो थ्योरी हो गई। 5 थ्योरी के अलावा एक्सोटिक थ्योरी भी आती है, एक 6वीं। विचित्र सिद्धांत। तो बिग बैंग थ्योरी मतलब विशाल धमाका का सिद्धांत। तो विशाल धमाका के सिद्धांत जो है, इसी के परिप्रेक्ष्य में अपन बाकी सारे सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। तो जो एक्सोटिक थ्योरी है, इसमें अपन 3 प्रकार से पढ़ते हैं। एक 3D होलोग्राम, दूसरा क्रिएटिंग यूनिवर्स, क्रिएटिज्म, और तीसरा हो गया सिमुलेशन। ये 3 सिद्धांत एक्सोटिक थ्योरी के अंतर्गत आते हैं, जिसमें अलग अलग तरह के सिद्धांत हैं कि जैनिज्म में क्या है, बौद्धिज्म में क्या है। ये सारे सिद्धांत अपन इनके बारे में पढ़ते हैं। तो अपन शुरू करते हैं बिग बैंग से, ताकि बाकी सबका अध्ययन कर सकें। तो एक डायग्राम बना रहा हूँ, उसको आप लोग भी अपने पेज में बना लें, एक लैंडस्केप पेज पे। इस तरह से ब्रह्मांड का कुछ विस्तार हुआ है। इसके बारे में अपन शुरू कर रहे हैं। ये एक टाइम स्केल है। तो इसमें पहले कुछ सेकंड्स में चलेगा, फिर मिलियन ईयर्स में भी चलेंगे। तो अपन इसमें जब देखते हैं एक सिंगुलरिटी की पोजीशन, जब ये सारी चीज़ें आकर के सिकुड़ गई थी यहाँ पे, तो इस पोजीशन को सिंगुलरिटी बोला गया था। विलक्षणता। इसमें मैंने जैसे बताया कि टाइम इक्वल टू 0 था और स्पेस इक्वल टू 0 था। तो ये दोनों ही चीज़ें 0 थी, इनकी शुरुआत नहीं हुई थी। जब अपन इन पे जाते हैं तो जिस समय पे प्लैंक हिप्पो कंप्लीट होता है, मतलब कि 10⁻⁻35 सेकंड जिस समय कंप्लीट होता है, उसी टाइम पे एक महाविस्फोट होता है। उस महाविस्फोट में 2 चीज़ें बनी थी।
मतलब 4 डायमेंशन एक साथ बने थे। दो चीज़ें जो थी, तो एक स्पेस भी इक्वल टू 3D में तैयार हुआ था, और टाइम जो था ये एक डायमेंशन टाइम अपने आप में खुद होता है। इस तरह से 4 डायमेंशन बने थे। इसके अलावा ब्रह्मांड में उस समय एक्चुअली में ब्रह्मांड नहीं था, कोई जगह नहीं थी। जब विस्फोट होता गया, उसके विस्फोट हुआ, उसके अंदर जगह बननी चालू हुई, मैटर्स चारों तरफ बिखरते चले गए, लगातार जैसे जैसे बिखरे वैसे वैसे जगह अंतर बनती चली गई, और वही टाइम जो था 0 था। एक्चुअली आज भी देखा जाए तो आज भी दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट या कोई भी रिसर्च आज तक ये नहीं बता पाया कि एक्चुअली में टाइम है क्या। टाइम के कंसेप्ट पे बहुत सारी किताबें लिखी गई, लेकिन एक्चुअली में टाइम क्या है वो किसी भी कंसेप्ट को प्रूव नहीं कर पा रहा है, या कोई भी कंसेप्ट टाइम को प्रूव नहीं कर पा रहा। आपस में दोनों डिफर कर रहे हैं। तो टाइम पे लगातार आज भी रिसर्च जारी है। कई बार मतलब अपन सबसे ज़्यादा जो टाइम के बारे में प्रमाणित बुक मानी जाती है वो अपन पढ़ते हैं C.K. राजू, 11 पिक्चर्स ऑफ टाइम। इन चीज़ों को लेकर के जब अपन आगे बढ़ते हैं कि विलक्षणता जैसे ही टूटी, तो सबसे पहले क्या हुआ, विलक्षणता के टूटने के बाद, मतलब एक बिग बैंग होता है, बिग बैंग के बाद सबसे पहले 0.1 माइक्रोसेकंड में जब जाएंगे, उस समय सबसे पहले प्रोटॉन बनता है। सबसे पहला कण जो बना वो प्रोटॉन था। प्रोटॉन के बनने के बाद सबसे पहले यहाँ पे जब आते हैं तो 0.1 माइक्रोसेकंड था, यहाँ पे प्रोटॉन का निर्माण होता है। प्रोटॉन के निर्माण होने के साथ ही एक संकुचन की स्थिति तैयार होती, क्योंकि एक चार्ज पार्टिकल तैयार हो चुका है। तो प्रोटॉन बनने के बाद न्यूक्लियर फॉर्मेशन जब शुरू होता है, तो वो सब शुरू होता है वहाँ से। जैसे शुरू होता है न्यूक्लियर फॉर्मेशन, यहाँ से चालू होगा, एक नाभिक का बनना शुरू होगा। तो नाभिक कैसे बनेगा, मतलब हाइड्रोजन जो होगा वो या तो नेसेंट में हो जाएगा, या तो नवजात हाइड्रोजन बन जाएगा, या तो कोई ना कोई न्यूक्लियस बनकर के तैयार हो जाएगा। तो न्यूक्लियस जो बनेगा उसमें लगभग बनने में 3 मिनट लग जाते हैं। तो ये 3 मिनट यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। तब तक में 3 मिनट के कंप्लीट होते होते एक हाइड्रोजन का निर्माण हो चुका होता है। लेकिन जो हाइड्रोजन का निर्माण हो जाता है उसी के साथ रिकम्बिनेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। तो रिकम्बिनेशन, एक्चुअली में रिकम्बिनेशन जो अपन मानते हैं कि हाइड्रोजन से हीलियम का बनना या किसी भी दूसरे भी नाभिक का बनना, मतलब जो नाभिकीय प्रक्रियाएं होती हैं वो जब शुरू हो जाती हैं, उन्हीं प्रक्रियाओं को ही रिकम्बिनेशन बोलते हैं। तो रिकम्बिनेशन जहाँ पे कंप्लीट होती है जैसे ही, तो वहाँ पे लगभग 3 लाख साल, मतलब 3.6 लाख ईयर, 3.6 लाख साल जब कंप्लीट होते हैं, उस समय सबसे पहली नाभिकीय रिएक्शन कंप्लीट होती है। और CMBR, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन सबसे पहली बार निकली। तो मतलब 3.6 लाख साल तक पूरा ब्रह्मांड अंधेरे में चलता रहा। उसके पहले की सारी घटना कहीं भी नहीं देखी गई, क्योंकि लाइट थी नहीं। लाइट का निर्माण होता है ब्रह्मांड के निर्माण के 3.6 लाख साल के बाद। यहाँ से सारा ब्रह्मांड विजिबल हो जाता है। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट इसके बाद आता है कि जब 3.6 लाख साल के बाद ब्रह्मांड में लाइट बनी, उसके बाद से लाइट तो लगातार चलती जा रही है। तो लाइट का चलना जो था आज का टाइम जो है, तो उससे लगभग 13.8 बिलियन, मतलब 13.8 अरब साल। इसमें अगर 3.8 लाख साल हटा दिया जाए, जो कि बहुत ही छोटी यूनिट है, तो अगर 3.8 लाख साल को नेग्लेक्ट कर दें तो 13.8 बिलियन लाइट ईयर, इतनी जो टोटल दूरी आज तक में प्रकाश तय कर पाया है ब्रह्मांड के निर्माण से लेकर के अब तक। लेकिन जो कॉस्मिक दूरी है, हबल दूरी,
एक हबल मीटर जो होगी वो कितनी होगी 10⁻25 मीटर, और 10⁻25 मीटर इज फार मोर देन 13.8 बिलियन लाइट ईयर। तो हबल मीटर एक्चुअली में क्या था, आज तक जो ब्रह्मांड बना है, इस सारे ब्रह्मांड का जो डाया है एक हबल मीटर है। तो ये माना जाए कि ब्रह्मांड का जो डायामीटर है वो अब तक चले टोटल लाइट से ज़्यादा है, मतलब ब्रह्मांड का विस्तार प्रकाश के स्पीड से ज़्यादा तेजी से हो रहा है। एक अलग कंसेप्ट है ये, इसका अपन बाद में डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो जिस समय पे रिकम्बिनेशन की प्रक्रिया चालू होती है उसके बाद लगभग 3.8 मिलियन ईयर ये कंप्लीट होता है। जब 3.8 मिलियन ईयर के बाद गैसों के बादल बनने शुरू हो जाते हैं। जब गैसों के बादल बनेंगे उसके बाद गैलेक्सीज बनेगी, क्लस्टर्स बनेंगे, सुपर क्लस्टर्स बनेंगे और ब्रह्मांड का निर्माण होगा। इस तरह से ब्रह्मांड बना। लेकिन ये सारी चीज़ें तो सिर्फ बिग बैंग में थी, लेकिन जब साइंटिस्ट ने बिग बैंग के सिद्धांत को मान्यता दी तो दूसरे सिद्धांतों के मानने वाले लोग, जो जैसे स्टेडी स्टेट, इटर्नल इन्फ्लेशन थ्योरी, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है सबकी। तो जैसे स्टेडी स्टेट ये बोलती है कि ये सब चीज़ें तो हैं, मैंने माना, लेकिन ये नहीं था, मतलब बिग बैंग तो हुआ, लेकिन ये जो सिंगुलरिटी की पोजीशन थी हम इसे नहीं मानते। कारण ये है ब्रह्मांड में ये सारी चीज़ें जो बन रही हैं कि मतलब यहाँ पे स्टार बने आकर के, फिर गैलेक्सीज बनी, तो गैलेक्सी जैसे बनती चली गई, इनके अंदर बहुत सारे स्टार हो गए। तो ये सारी चीज़ें हैं, ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा, लगातार ब्रह्मांड फैल भी रहा, वो भी अपन मानते हैं, लेकिन ब्रह्मांड कभी इकट्ठा था इस बात को नहीं मानेंगे। रीज़न ये है, एक तो इसके अंदर मैटर्स नए नए बन रहे हैं तो विस्तार हो रहा है, उन मैटर्स में आपस में रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं इसलिए विस्तार हो रहा है। जितना नई अंदर चीज़ें बनती जा रही हैं उनकी वजह से ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा, लेकिन कभी इकट्ठा थे ऐसा नहीं माना जाता। दूसरा, इटर्नल इन्फ्लेशन थ्योरी जो है वो ये बोलती है कि हम कैसे मान लें कि आपका ब्रह्मांड आपके लिए तो विशेष है, मैं मानता हूँ, लेकिन सबके लिए विशेष है, ऐसा नहीं है। ये जिस तरह से इसका विस्तार हुआ, ये फैला, यहाँ से चलता चला गया, ये विस्तार होता गया, कहीं ना कहीं तो जाकर के इसकी एनर्जी इक्वल टू 0 होगी, कहीं ना कहीं जाकर के इसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। जब एनर्जी खत्म हो जाएगी तो ये फिर से सिकुड़ने लगेगा और ये लास्ट में आकर के फिर से बिग क्रंच को जन्म देगा, लास्ट में फिर सिंगुलरिटी में बदल जाएगा। तो ये ब्रह्मांड का विस्तार हुआ है, इसको अपन उलट दे, इधर से जो विस्तार करवाए थे इसको उलट दे, उलट करके उधर लगा देंगे तो ये खत्म तो होगा, ये तो ठीक है, लेकिन एक दिशा, एक ही डायरेक्शन थी। एक्चुअली इटर्नल इन्फ्लेशन इज डिपेंड्स अपॉन ओनली डायरेक्शन, कोई अलग कंसेप्ट नहीं था, ये केवल डायरेक्शन पे थी। जब डायरेक्शन पे जाएंगे तो इसका कहना ये है कि यहाँ से तो आपका ये बिग बैंग बना, बिग बैंग हुआ, इधर आपका यूनिवर्स तैयार हो गया, लेकिन ऐसा भी तो हुआ होगा कि इधर से भी एक यूनिवर्स तैयार हो गया हो, एक इधर से भी यूनिवर्स तैयार हो गया हो, एक इधर से भी यूनिवर्स तैयार हो गया, मल्टीपल डायरेक्शन में यूनिवर्स तैयार हो गए। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही ब्रह्मांड बना, बहुत सारे ब्रह्मांड बने होंगे। ये जो बहुत सारे ब्रह्मांड बने होंगे उनके बनने की प्रक्रिया अलग अलग रही होगी, तो प्रक्रिया अलग रही होगी तो उनकी अलग अलग फिजिक्स रही होगी। तो हो सकता है हमारे यहाँ जो फार्मूले लगते हैं वो दूसरे ब्रह्मांड में ना लगते हों,
तो इस तरह से इटर्नल इन्फ्लेशन थ्योरी बहुत ही ब्रॉड रूप से इसको परिभाषित करती है। फिर चौथी आती है ऑस्किलेटिंग थ्योरी। ऑस्किलेटिंग थ्योरी में एक्चुअली में यही चीज़ें हैं जो इटर्नल इन्फ्लेशन थ्योरी नष्ट होने की चीज़ें बताता है। नष्ट होने का सिर्फ ये बहुत सारे हिस्से में नष्ट होने की चीज़ें बताता है, लेकिन इंटरनल इन्फ्लेशन थ्योरी एक ही ब्रह्मांड के सिद्धांत को मानती है और ये मानती है कि जिस तरह से ये चला था उसी हिसाब से आकर के नष्ट होगा, ये चलता रहेगा। इसी की तरह से मेम्ब्रेन्स थ्योरी जो है, ब्रेन्स मॉडल की ऑस्किलेटिंग यूनिवर्स थ्योरी, ये बताती है कि ये सारी चीज़ें जो भी हैं एक ब्रेन की तरह हैं, एक झिल्ली की तरह है। ब्रह्मांड में बहुत सारे पैरेलल और परपेंडिकुलर ब्रेन्स हैं, झिल्लियाँ हैं। वो सारी झिल्लियों में अनंत ब्रह्मांड छिपे हुए हैं। वो जब झिल्लियाँ आपस में टकराती हैं तो ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है। जब वो झिल्लियाँ टकरा करके दूर जाती हैं तो टकराने पे जो विस्फोट होता है उसकी वजह से एक नया ब्रह्मांड का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से ये ऑस्किलेटिंग यूनिवर्स थ्योरी है। तो ऑस्किलेटिंग यूनिवर्स थ्योरी का एक डायग्राम बना के समझा रहा हूँ। इसको 3D में समझ लीजिएगा। इस तरह बहुत सारे ब्रेन्स इधर भी हैं, ब्रेन्स इधर भी हैं। तो जब ये ब्रेन्स आपस में टकराते हैं तो उस समय ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है। जब ये एक दूसरे से दूर जाते हैं तो ब्रह्मांड का निर्माण होता है। ये टकराना दूर जाना, टकराना दूर जाना, यही सारी चीज़ें ब्रह्मांड में चलती रहती हैं। जब एनर्जी ख़त्म हो जाती हैं तो आपस में नज़दीक आके टकरा जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इनमें से कौन सी ब्रेन टकराएगी, कोई भी आपस में हो सकते हैं। तो जहाँ पे टकराएगी वहीं पे ब्रह्मांड का निर्माण हो जाएगा। अब जब ब्रह्मांड का निर्माण होता है तो इसमें एक्सोटिक थ्योरी भी आती हैं। एक्सोटिक थ्योरी में ये होता है, ये सारी घटना जो अपन बिग बैंग से लेकर के अब तक हमने बताया, ये कर कौन रहा है? कोई ना कोई तो है जो इसके पीछे ये सारी घटनाओं को ऑर्गेनाइज कर रहा है, मैनेज कर रहा है। तो 3 अलग अलग फार्मूले हैं, 3 अलग अलग सिद्धांत हैं। पहला 3D होलोग्राम, एक ठोस सतह पे एक होलोग्राम बना दिया गया है जो अपन 3 डायमेंशन में दिखाई दे रहा है। एक्चुअली में यूनिवर्स कुछ भी नहीं है, ये केवल एक 3D होलोग्राम है जो उसके अंदर ही 3D में सब कुछ चल रहा है। ये एक्चुअली में एक प्लेन सरफेस में है। बस थ्योरी इतना ही बताती है। दूसरा है क्रिएशनिज्म। क्रिएशनिज्म में ये है कि निर्माणकर्ता का सिद्धांत। इसके लिए जैसे अपन प्रैक्टिकली अगर देखें तो एक मूवी आई थी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में ये क्रिएशनिज्म का सिद्धांत बहुत बढ़िया से समझाया गया है। उसमें एक प्रोग्रामर होता है, वो ये बताता है कि कुछ भी नहीं है, ये जो भी बनाया गया है एक इंसान के दिमाग को डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया जाता है मशीन से। जैसा चाहते हैं वैसा करवाते हैं, लेकिन उस इंसान की मसल्स जो थी वो सड़ चुकी थी। उसको कुछ भी नहीं पता था कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। जो अपना काम कर रहा उससे तो मतलब था, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है उसको नहीं पता था। तो कुछ लोग थे जो अपनी कंपनियां चला रहे थे, कुछ लोग थे तो जजेस बन के बैठे थे, कुछ वकील्स थे, वो सब अपना काम कर रहे थे, लेकिन उनके दिमाग का कनेक्शन कहीं ना कहीं एक कंप्यूटर से था जो उनके दिमाग की एनर्जी को इस्तेमाल करके अपना सारा का सारा सिस्टम चला रहे थे। तो हो सकता है उसमें से कुछ लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, कुछ लोग तैयारी करवा रहे थे, कुछ पढ़ा रहे थे, कुछ पढ़ रहे थे। ये सारी चीज़ें भी चल रही थी। तो ये क्रिएशनिज्म का सिद्धांत है
इसी में ये माना जाता है कि जैसे पूरा का पूरा टाइम जो है, टाइम की शुरुआत जब हुई थी उसके बाद ब्रह्मांड की शुरुआत हुई, उसी के साथ ब्रह्मांड की शुरुआत हुई और ब्रह्मांड के साथ ही टाइम को ख़त्म हो जाना है। तो टाइम को भी जो मैनेज कर ले। तो जब अपन ग्रहों के बारे में आएंगे तो ग्रहों में जो सारे ग्रहों के सिद्धांत हैं अलग अलग, तो अलग अलग बुक्स में उनके बारे में जो दिया गया है, तो कुछ धार्मिक किताबों में इसके बारे में चर्चा है। तो जो चर्चा है उसमें एक ग्रह है शनि। शनि के बारे में सारे सिद्धांत ये बोलते हैं कि शनि जो है तो बहुत धीमा चलता है। तो धीमा चलने की वजह से वो अपने आसपास की एनर्जी को बैलेंस रखता है। जब इसमें आएंगे अपन तो शनि के पिता सूर्य, माँ छाया, भाई यम, मतलब जब तक हम जिंदा हैं तब तक इनके राजकाज में, मरने के बाद बड़े भाई छोटे भाई के, इनकी छत्र छाया में अपन अभी तो रह रहे हैं। मतलब हमें कभी इस परिवार से छुटकारा नहीं मिलता। लेकिन जो क्रिएशनिज्म सिद्धांत के बेसिक कंसेप्ट में आता है कि जो टाइम से पहले भी था टाइम के बाद भी रहेगा, उसे ही अपन महाकाल मानते हैं। और इसके बारे में ज्योग्राफी में बहुत डिटेल में चर्चा है, इसीलिए अपन शिव पूजा करते हैं। तो ये बेसिक कंसेप्ट था। ज्योग्राफी में इस बारे में अभी काफ़ी डिटेल में अपने को पढ़ना है। अपन आते हैं सौरमंडल पे। तो अपन ब्रह्मांड में जो अध्ययन कर रहे थे, एक सौर परिवार पे जब आएंगे तो इस बारे में चीज़ें काफ़ी डिटेल में होंगी। तो उसके पहले अपन इस ब्रह्मांड को जो छोटी छोटी चीज़ें इधर उधर करके मैंने बताई है, उसको मैं पहले रीऑर्गेनाइज कर देता हूँ, पूरी तरह से व्यवस्थित कर दूँ। तो ब्रह्मांड का जो अध्ययन हुआ उसके बारे में जो शार्ट में लिखा गया, तो 4 साइंटिस्ट हुए जिन्होंने ब्रह्मांड के बारे में बताया। पहला क्लॉडियस टॉलेमी, दूसरा कोपरनिकस, फिर तीसरा हर्शेल और चौथा एडविन बी हवेल। ये 4 अलग अलग वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड के बारे में एक सीरियल से पूरी व्याख्या करके दी। क्लॉडियस टॉलेमी ने ये कहा था, इनका एक्चुअली में जो सिद्धांत था एक सोलर परिवार तक सीमित था, सोलर फैमिली तक ही था, इसके बाहर नहीं था। इनका कहना ये था, इन्होंने अर्थ सेंट्रिक कंसेप्ट बताया था, मतलब ब्रह्मांड के केंद्र में अर्थ स्थित है, पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र पर स्थित है, सूर्य एवं अन्य ग्रह उसका चक्कर लगा रहे हैं। क्लॉडियस टॉलेमी का ये सिद्धांत 140 ईस्वी से लेकर के लगातार चलता रहा। बाद में जब कोपरनिकस ने इसका कंसेप्ट बताया, एक्चुअली इसके बीच एक कहानी ये हुई थी कि फ्रांस का एक वैज्ञानिक था बूनो, जिसने इस बारे में बात किया था। वो एक्चुअली कोपरनिकस का समकालीन ही था। उसने टॉलेमी के सिद्धांत को गलत कर दिया था। उसने ये बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र पर सूर्य, पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है, सूर्य के आसपास पृथ्वी और अन्य ग्रह चक्कर लगाते हैं। जब उसने ऐसा बताया तो उस समय के जो धर्मग्रंथ थे वो यही मान चुके थे जो कि क्लॉडियस टॉलेमी ने बताया था। तो धर्म ग्रंथों के खिलाफ जाने की वजह से बूनो को जिंदा जला दिया गया था। उसके बाद कोपरनिकस और अन्य वैज्ञानिक जो थे, इन्होंने ये बताने की हिम्मत बिल्कुल नहीं कर पाए कि वो बूनो एकदम सही था। जब काफ़ी लंबे समय के बाद लोगों में ये भ्रांतियां जन्म लेने लगी, कहीं ना कहीं तो बूनो सही था। जब कुछ ज़्यादा लोग मानने वाले हो गए उसके, तब इन्होंने कोपरनिकस ने सन सेंट्रिक कंसेप्ट दे दिया था।
सोलर कंसेप्ट दिया, उसमें ये बताया कि पृथ्वी नहीं वरन सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र पर है और पृथ्वी और अन्य ग्रह उसका चक्कर लगाते हैं। दोनों ही सिद्धांत थे, लेकिन दोनों के दोनों सौर परिवार तक ही सीमित थे। कोपरनिकस का सिद्धांत हालांकि सही तो नहीं था, लेकिन फिर भी एक सही डायरेक्शन देता था रिसर्च करने के लिए वैज्ञानिकों को। तो कोपरनिकस के सिद्धांत के आधार पर आगे चल करके हर्शेल ने एक टेलीस्कोप बनाया और उससे जब अध्ययन किया तो ये पता चला कि ब्रह्मांड में केवल सूर्य परिवार ही नहीं है, पृथ्वी तो ब्रह्मांड केंद्र का एक हिस्सा मात्र है। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, पृथ्वी सूर्य ये सब ब्रह्मांड के हिस्सा मात्र हैं और एक बहुत छोटा हिस्सा है। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया था एक्चुअली ब्रह्मांड का साइज क्या है। एडविन पी हवेल ने बाद में इसी रिसर्च को आगे बढ़ाया और आगे जा कर के इन्होंने बताया कि हमारे दृश्य पथ पर आने वाले संपूर्ण ब्रह्मांड का व्यास, दृश्य पथ मतलब एक आँख होगी, आँख की पुतली होगी, उससे मैक्सिमम ऊपर तक जितना देख सकते हैं बिना पुतली को हिलाए, बिना पुतली को हिलाए नीचे तक जितना देखेंगे वो एक पूरा सर्कल बनेगा। वो सर्कल जो होगा उसका डायमीटर जो होगा वो दृश्य पथ का व्यास कहलाएगा। लगभग 250 मिलियन लाइट ईयर ये पूरे ब्रह्मांड का व्यास होगा, उन्होंने ऐसा बताया था। इसके अंदर बहुत सारी आकाश गंगाएं होंगी, बहुत सारे सुपर क्लस्टर्स होंगे। उन्होंने ये बताया था कि ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि उसको अपन एक बार में कभी नहीं देख सकते। तो ये 4 अलग अलग वैज्ञानिकों ने इस बारे में जब व्याख्या की तब जाकर के हमें सही एक डायरेक्शन मिला कि ब्रह्मांड का विस्तार कितना बड़ा है, ब्रह्मांड के बारे में हमें जानकारी मिली। अब अपन आते हैं तारे के जन्म और मृत्यु से। जब एक तारे का निर्माण होता है उसके पहले थोड़ा सा अध्ययन करते हैं तो तारे का निर्माण, उसके बारे में कई अलग अलग सिद्धांत हैं। जब उन सिद्धांत पे अपन आएंगे तो हम ये देखते हैं कि तारा जो बनता है, तारे के बनने की प्रक्रिया के अंतर्गत संकुचन वगैरह बहुत सारी प्रोसेस होती हैं। तो इसके पहले कई परिकल्पनाएं अलग अलग बनी, जिसमें निहारिका परिकल्पना, कांट एवं लाप्लास, फिर ग्रहण परिकल्पना, चैम्बर्लिन एवं मोल्टान, फिर द्विआधारीय तारा, ये रसेल की परिकल्पना थी। इसके बारे में जब अध्ययन करें अपन तो 3 परिकल्पनाएं हुई जो सर्वमान्य हैं, सबसे ज़्यादा मानी जाती हैं। निहारिका परिकल्पना जो है वो ये बताती है कि आयनित गैसों का एक बादल था। आयनित गैसों का जो बादल था वो कहाँ था? इंटरस्टेलर में। इस क्षेत्र में था। ये क्षेत्र क्या होता है इंटरस्टेलर, इसके बारे में परिकल्पना बताने के बाद बात करता हूँ। इंटरस्टेलर में था इसलिए इसमें एनर्जी जो थी लगभग नहीं थी। जब एनर्जी लगभग नहीं थी तो ये बादल ठंडा था। जब ये ठंडा था बादल
लेकिन मॉलिक्यूल में अपनी खुद की एनर्जी होती है। इसके ठंडे होने की वजह से मॉलिक्यूल में जो एनर्जी थी उसकी वजह से मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वगैरह ये जो दुनिया भर के फोर्सेस हैं वो सब अंदर काम कर रहे थे। उनकी वजह से इसमें सिकुड़न शुरू होती है, सिकुड़न होने लगती है। सिकुड़न होने के बाद ये सिकुड़ता जाता है और लास्ट में जब सिकुड़ने लगता है तो इसमें एक मोमेंटम शुरू होता है। जो मोमेंटम शुरू होगा तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के सिद्धांत के आधार पर मतलब संवेग संरक्षण के सिद्धांत जो होता है उसके बाद उसमें ये होता है कि एक डिस्क बन जाती है। जैसे ही डिस्क बनती है और ये घूमनी शुरू हो जाती है। जब ये घूमने लगता है तो घूमते घूमते इतना ज़्यादा तेज़ी से घूमने लगता है कि इसके केंद्र में हाइड्रोजन बन जाता है। सारा हाइड्रोजन केंद्र में जमा हो जाता है और केंद्र में टेम्परेचर हाई हो जाता है। जब टेम्परेचर हाई होगा तो केंद्र में संलयन शुरू हो जाएगा। जब संलयन शुरू हो जाता है उसके बाद धीरे 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 ये इतना गर्म हो जाता है कि ये चमकने लगता है। उस अवस्था में इसको तारा बोलते हैं। ये प्रक्रिया है एक तारे के बनने की। ये निहारिका परिकल्पना थी। निहारिका परिकल्पना के आधार पर तारे का ये निर्माण हुआ। लेकिन ग्रहाणु परिकल्पना जो आई उसने ये बोला कि जो हमारी पृथ्वी का निर्माण होता है, अब इसमें क्या था, एक तारा तो बन गया लेकिन इसके घूमने की वजह से जो बाकी के पदार्थ थे जो कि बेकार थे, जो कि एक तारे के बनने में काम नहीं आए, और बचा हुआ पदार्थ जो था इसके प्रभाव से उसके आसपास ही चक्कर लगाने लगा। मतलब कि वो सूर्य का तो निर्माण हो गया, सूर्य के आसपास बहुत सारी चीज़ें चक्कर लगाने लगी। तो ये सारे के सारे जो बने, तो इस तरह से एक सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ। दूसरा जो था ग्रहाणु परिकल्पना जो आई सोलर सिस्टम के बारे में, तो उसने बताया कि एक सोलर सिस्टम बना कैसे। तो जब उस पर अध्ययन करेंगे तो सोलर सिस्टम में ये था कि एक अकेला सूर्य था। सूर्य अकेला था। जब सूर्य अकेला था तो उसके बगल से एक तारा निकला। तो जब वो तारा निकला दूर जाने लगा, सूर्य से जा ही रहा था बगल से, तो इन दोनों का ग्रेविटेशन जो था इसकी वजह से सूर्य का बहुत सारा हिस्सा फिलामेंट की तरह आगे निकल गया। इस तारे का भी बहुत सारा हिस्सा निकल गया। इस तरह से क्या हुआ कि इसका जो फिलामेंट की तरह हिस्सा निकला ये टूट करके सूर्य से अलग हो गया। जो टूट के अलग हुआ तो सूर्य के चारों ओर ये चक्कर लगाने लगे। जब ये चक्कर लगाने लगे तो सूर्य के जो हिस्सा टूटा उसके चार ग्रह बने। चार ग्रह बनने के बाद एक चक्र बना, एक पट्टी बनी। उस पट्टी के बनने के बाद इसको एस्टेरॉयड बेल्ट बोला गया। ये एस्टेरॉयड बेल्ट, इसके बाहर के चार अलग अलग ग्रह और बने। तो ये कौन कौन थे? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो ये आंतरिक ग्रह भी बोला गया। इससे जो टूट के अलग हुआ था इससे चार अलग अलग बने। तो इससे जो चार अलग अलग बने वो कौन थे? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। प्लूटो जो था वो एक्चुअली में कुइपर बेल्ट में आ गया। कुइपर बेल्ट।
और इसके बाहर की जो चीज़ें थी वो सारी की सारी इससे बनी। इसका जो बेस्ट मटेरियल था वो क्यूपर बेल्ट में चक्का लगा रहा था, ये सब चीज़ें बनी। तो डिफरेंस कैसे समझ में आया? इसकी डेंसिटी हाई थी, इसकी डेंसिटी लो थी। क्यों? क्योंकि ये गैसियस स्टार था और ये सॉलिड स्टार था, ये सॉलिड था। तो ये जो चारों के चारों आंतरिक ग्रह हैं, इनकी डेंसिटी हाई होती है, इनकी चारों की चारों डेंसिटी लो होती है। साइज में ये बड़े होते हैं, साइज में ये छोटे होते हैं। क्या हुआ था? इनका जो बेस्ट मटेरियल था, मतलब सूर्य का ये चारों ग्रह बनने के बाद जो बेस्ट मटेरियल था वो सब एस्टेरॉइड बेल्ट में चक्कर लगाने लगे। एस्टेरॉइड बेल्ट में जो चक्कर लगाने लगे उनको अपन ने क्या बोला? क्षुद्र ग्रह, मेटियोर्स। जो बाहर चक्कर लगा रहे थे ये, इसमें कुछ वायु ग्रह थे और कुछ क्षुद्र ग्रह थे। तो इस तरह से अलग अलग चीज़ें थी। तो ग्रहों की परिभाषा जो है उसको पहले समझ लिया जाए। एक तो ये ग्रहण परिकल्पना ने इस तरह से बताया, इसी में थोड़ा सा इसका अपग्रेडेड वर्जन जो था, द्विआधारी तारा परिकल्पना, बाइनरी स्टार कंसेप्ट जो था वो रसेल का, वो था कि इसमें एक्चुअली में एक नहीं दो तारे थे, एक सूर्य और दूसरा उसका साथी तारा। ये दोनों के दोनों अपने बीच के सेंटर ऑफ मास का चक्कर लगा रहे थे। बीच में एक सेंटर ऑफ मास था, उसी का चक्कर लगा रहे थे। इस तरह से दोनों मैक्सिमम ब्रह्मांड में जितने भी तारे हैं वो बाइनरी के रूप में है, मतलब कि दो तारों का एक जोड़ा है। तो इस तरह से जब चक्कर लगा रहे थे दोनों, चक्कर लगाते लगाते उसी के बगल से एक तीसरा तारा गुजरता है। दो दोस्तों के बीच में एक लड़की का प्रवेश होता है। अपन एक वैज्ञानिक भाषा ना समझ के घरेलू भाषा समझते हैं अपन, अपनी भाषा। जैसे ही लड़की आती है तो ये तो इसकी इन्फ्लुएंस से काफ़ी दूर था सूर्य, लेकिन ये तो बेचारा नज़दीक था, सूर्य पे ज़्यादा असर नहीं हुआ। ये टूटता चला गया, इसके पीछे 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 चलता चला गया। अब ये तो चलती चली गई, आगे निकल गई ये अगला घर तोड़ने। हुआ ये कि ये जब पीछे रुको 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 करते हुए चला गया तो ये बिखरता हुआ चला गया। तो ये जब बिखरता हुआ चला गया तो इससे सारे के सारे ग्रह बनते चले गए। सूर्य जो था उसी तरह से सुरक्षित था। तो इस तरह से सारे के सारे ब्रह्मांड का निर्माण होता है। कितनी सिंपल सी भाषा है, अपने घर की भाषा में अगर समझे तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाती है द्विआधारी तारा परिकल्पना या कोई भी सिद्धांत जो अपन घरेलू भाषा में बात करें। तो बस इतना सा है, सेम चीज़ें दोनों में है कि इसका जितना हिस्सा टूटता गया और जो इसके टूटने के बाद जो इसमें मैच हो रहे थे वो ग्रह बन गए, बाकी के सारे सारे एस्टेरॉइड बेल्ट और क्यूपर बेल्ट में पहुंच गए। इस तरह से तारे और अपने सौर परिवार का निर्माण होता है। अब अपन आते हैं इंटरस्टेलर में। इंटरस्टेलर में जब आते हैं तो सबसे पहले सूर्य का अध्ययन कर लिया जाए। जब हम सूर्य का अध्ययन करते हैं तो सूर्य जो है तो एक वास्तविक सर्कल है, वास्तविक गोला है सूर्य। जब इस गोले पे आते हैं तो सूर्य का एक टुकड़ा काट के अपन बाहर निकालते हैं। मान लीजिए एक 3D में कटिंग करते हैं। इसमें 3D कट अगर बाहर निकाले सूर्य का तो उस 3D कट में जब हम बाहर निकालते हैं तो ये तो हो गया सूर्य का कोर।
कोर में ही सारी घटनाएं हो रही हैं। कौन सी घटना? हाइड्रोजन से हीलियम का बनना, ये सूर्य के कोर में हो रहा है। कोर से ये कन्वेक्शन लेयर है, कोर से लेकर के कन्वेक्शन लेयर तक ये सारी की सारी एनर्जी बाहर आ रही है। तो जब इस बारे में अपन बात करेंगे तो सूर्य का अध्ययन करने के लिए अब तक में 3 अलग अलग जगह से प्रयास किए जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो है USA प्लस NSA, ये दोनों के दोनों मिलकर के 1995 में एक प्रोजेक्ट चालू किए। वो प्रोजेक्ट जो था सोहो, सोलर हेलियो ऑब्जर्वेटरी। ये प्रोजेक्ट जो चालू हुआ यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा के बीच में 1995 में, सोलर हेलियो ऑब्जर्वेटरी। दूसरा जो चालू करते हैं स्टीरियो, 2006 में नासा ने स्टीरियो चालू किया। जो स्टीरियो चालू किया वो 2006 में नासा ने चालू किया। सोलर टेरेस्ट्रियल ऑब्जर्वेटरी, सोलर टेरेस्ट्रियल ऑब्जर्वेटरी 2006 में नासा ने चालू किया। और तीसरा जो था इसरो ने आदित्य को छोड़ा सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने के लिए। इस तरह से ये 3 अलग अलग प्रयास जारी हैं। तो जो कोरोना का अध्ययन करने के लिए भारत ने छोड़ा इसरो ने, तो ये 2015-16 में छोड़ा गया। तो इन तीनों के जो अध्ययन से बाहर आया उस पे अपन देखते हैं कि जब अपन सूर्य का अध्ययन करते हैं तो सूर्य का अध्ययन करने पे सबसे पहले देखते हैं कि सूर्य के बाहर एक सूर्य तेजाग्नि निकल रही है। मतलब सूर्य के चारों तरफ इस तरह से तेजाग्नि निकल रही है। कोर में जब अपन चलते हैं तो सूर्य के कोर का जो टेम्परेचर था, अपन इसमें अलग अलग टॉपिक पढ़ेंगे। कोर जो है तो सूर्य का केंद्रीय भाग, सूर्य का केंद्रीय भाग जो है तो इसका टेम्परेचर लगभग 1.5 CR केल्विन, 1.5 करोड़ डिग्री केल्विन ये टेम्परेचर था। अब ये टेम्परेचर होने के बाद क्या होता है कि जब यहाँ से सूर्य का प्रकाश बाहर आने, सूर्य का टेम्परेचर ये बाहर आने लगता है, तो बाहर आने के लिए सबसे पहले रेडिएटिव जोन में जाएगा। तो रेडिएटिव जोन, ये कोर के बाद ये वाला तो कोर हो गया, ये वाला रेडिएटिव जोन हो गया। यहाँ पे रेडिएशन के जरिए ये सारा का सारा बाहर आने की कोशिश करता है। तो जो सूर्य का कोर वाला सेक्शन है, तो इसको मतलब कोर जो है इसकी रेडियस को अगर स्मॉल r मान ले, सूर्य की रेडियस जो कैपिटल R मान ले, इस तरह से अगर लिखे अपन, तो जो इसकी रेडियस थी 0.3 r बराबर कोर का r, तो r बराबर 0.3 कैपिटल R, मतलब पूरे सूर्य के रेडियस का 0.3 हिस्सा ही कोर है। इसके बाद रेडिएटिव जोन में जब आएगी तो यहाँ पे तो 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड था। फिर रेडिएटिव जोन में आएंगे, रेडिएटिव जोन जो होगा उसमें टेम्परेचर के अलावा R काउंट, ये 2 चीज़ें हैं।
तो रेडिएटिव जोन से पूरा रेडिएशन के जरिए बाहर आता है। रेडिएशन के जरिए जब बाहर आता है तो इसका मतलब ये है कि सॉलिड पार्ट उतना ज़्यादा सॉलिड नहीं है कि उसके रेडिएशन को रोक सके। रेडिएशन का प्रसार वहाँ पे होता है अक्सर जहाँ पे या तो गैसें हों या तो वैक्यूम, दोनों ही परिस्थितियों में रेडिएशन होता है। तो यहाँ पे रेडिएटिव जोन में जब आता है तो वहाँ रेडिएशन हो रहा है, अभी तक उसका प्रॉपर अध्ययन नहीं हो पाया कि वहाँ पे है क्या, क्योंकि वहाँ तक पहुँचना नामुमकिन लग रहा है। जब रेडिएटिव जोन में आते हैं तो उसमें जो है तो सारी एनर्जी जो होती है इसमें फोटॉन के फॉर्म में सप्लाई होती है। फोटॉन बंडल के रूप में रेडिएट होती है एनर्जी। उसमें टेम्परेचर जो है तो टेम्परेचर 0.59 लाख केल्विन से लेकर के 0.59 करोड़ केल्विन से लेकर के, करोड़ पे ही बात हो रही है, छोटी मोटी बातें नहीं हो रही, करोड़ केल्विन से लेकर के 0.18 करोड़ केल्विन, इतना टेम्परेचर इसका था। रेडियस जो थी इसकी 0.74 आर, ये है 1.7 लाख ईयर लग जाते हैं। सूर्य के केंद्र में जो टेम्परेचर है उसको रेडिएटिव जोन क्रॉस करने में, रेडिएटिव जोन क्रॉस करने के बाद वो कन्वेक्शन में आता है। कन्वेक्शन में जब आता है कन्वेक्शन जोन में तो उसके बाद यहाँ से प्रकाश वो टेम्परेचर बाहर आ जाता है। जब अपन कन्वेक्शन जोन में जाएंगे तो कन्वेक्शन जोन में एक्चुअली में होता क्या है, एनर्जी वेव्स जो होती हैं वो मेसअप होती हैं। मेसअप कैसे होती हैं कि कोल्ड और हॉट ये आपस में इस तरह से घूमते रहते हैं तो मिक्स हो जाती है। ये पूरे कन्वेक्शन जोन में है। तो जब ये आपस में मिक्स होती हैं तो इसमें कोल्ड का मतलब सिर्फ ये होता है कुछ हजार डिग्री केल्विन। एक्चुअली कोल्ड का मतलब 10 डिग्री या 20 डिग्री नहीं होता है, यहाँ पे कुछ हजार डिग्री केल्विन ये टेम्परेचर होता है। जब आपस में मिक्स हो जाते हैं उसकी वजह से क्या होता है कि सूर्य के जब सतह पे आ जाते हैं तो जो सूर्य के सतह की 5 लेयर हैं उन 5 लेयरों का जब अध्ययन करेंगे तो हमारा जो दृश्य मंडल है फोटोस्फीयर, सूर्य का दृश्य मंडल में जो हमें दिखाई देता है उसका टेम्परेचर जो होता है 5800 डिग्री केल्विन। सिर्फ उसका दिखाई देने की वजह से उसका अध्ययन करते हैं, बाकी 4 लेयर तो दिखाई ही नहीं देती, तो उसका अध्ययन अपन कैसे करेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं कि कोल्ड और हॉट के आपस में मिक्सअप होने की वजह से इसका कन्वेक्शन जोन का जो टेम्परेचर है तो अपन ने जहाँ पे ख़त्म किया था 0.18 करोड़ डिग्री केल्विन से लेकर के 5800 डिग्री केल्विन तक, ये इसका कन्वेक्शन जोन का टेम्परेचर है। और इसका जो आर है, आर बराबर कैपिटल आर। अब क्योंकि अब यहाँ से कोर से चला था तो बराबर यहाँ तक पहुँच गया है तो यही आर होगा, यही कैपिटल आर होगा, दोनों आपस में बराबर हो तो आर बराबर कैपिटल आर हो जाता है। तो मतलब सूर्य के पूरे व्यास के बराबर ही लगभग पहुँच चुका होता है वो सब कुछ। तो ये सब हो जाते हैं। ये होने के बाद अब जो सूर्य का फोटोस्फीयर है जो हमें दिखाई दे रहा है वो फोटोस्फीयर एक्चुअली में 5 लेयर से बना हुआ है। जो वो 5 लेयर हैं उन 5 लेयर के बारे में अलग अलग अपन अध्ययन करते हैं जब फोटोस्फीयर का। तो फोटोस्फीयर के अध्ययन पे ये आता है कि जो 5 लेयर हैं, पहली हो गई टेम्परेट मिनिमम, टेम्परेट मिनिमम जो है तो इसका लगभग 4100 डिग्री केल्विन के आसपास पहली लेयर जो है तो वो 4100 डिग्री केल्विन
ये सबसे ठंडी लेयर है। जब आपको घूमने जाना हो सूर्य में, यहीं पे जाना। सूर्य के पूरे सूर्य में सबसे ठंडा क्षेत्र है ये, 4100 डिग्री केल्विन। हाँ, वो सन स्पॉट वगैरह वो अलग चीज़ें होती हैं, पता नहीं सन स्पॉट मिला नहीं मिला, कहाँ पे कैसे है, सन स्पॉट का प्रॉपर कहानी समझ में नहीं आती कहाँ पे हो जाएगा। तो इसलिए 4100 डिग्री केल्विन ये होता है, और ये कूलेस्ट लेयर है सूर्य की। इसके बाद है क्रोमोस्फेयर। क्रोमोस्फेयर आता है। क्रोमोस्फेयर का टेम्परेचर लगभग 20,000 केल्विन होता है। यह सूर्य की दूसरी लेयर हो गई। तीसरी लेयर जो होती है उसके बाहर की, उसका 20,000 केल्विन से लेकर के लगभग 10 लाख केल्विन तक होता है। जो 20,000 केल्विन से लेकर के 10 लाख केल्विन तक टेम्परेचर होता है तीसरी लेयर का, उसको ट्रांजिशन रीजन बोला जाता है। तीसरी लेयर को ट्रांजिशन रीजन, संक्रमण क्षेत्र। उसके बाद आता है कोरोना। कोरोना जो होता है वो एक्चुअली एक्सटेंडेड एटमॉस्फेयर का होता है। जो एक्सटेंडेड रीजन हो गया, एक्सटेंडेड रीजन के अंतर्गत हमारे सारा लगभग सौर परिवार आ जाता है। तो सौर परिवार आधा कवर हो चुका होता है एक्सटेंडेड रीजन में। उसके बाद हेलियोस्फीयर होता है। हेलियोस्फीयर होता है बियॉन्ड द फोटोस्फीयर, मतलब जहाँ पे अपन देख सकते हैं उसके बाहर का हेलियोस्फीयर होता है। हेलियोस्फीयर के अंतर्गत मतलब सूर्य से लेकर के, मतलब ये सूर्य है तो सूर्य से लेकर के हेलियोस्फीयर का क्षेत्र जो है तो वो कहाँ तक आ जाएगा, 50,000 AU। एक AU जो होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। ये सन टू अर्थ, इनके बीच की दूरी तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। तो 50,000 AU तक ये सूर्य का हेलियोस्फीयर हो गया। इसके बाहर सूर्य का प्रभाव क्षेत्र नहीं होता है। ठीक इसी तरह से प्रॉक्सिमा सेंटोरी ये हो गया। इन दोनों के बीच का क्षेत्र जो खाली रह जाता है उसी को इंटरस्टेलर बोलते हैं। और वो जो बादल था तारों के बनने वाला वो इंटरस्टेलर में ही था। तो ये बेसिक कंसेप्ट हो गया सूर्य का। सूर्य के बेसिक कंसेप्ट के बाद अपन आएंगे सौर परिवार में। सौर परिवार में आने से पहले अपन सारे सूर्य का एक पैरामीटर बता देते हैं, एक ट्रबल हिस्ट्री जो बताते हैं। तो ट्रबल हिस्ट्री में आप बना के लिख लें, मैं इसको बना देता हूँ, वैसे ही उतार लिया जाए। अपन अर्थ से चालू करके मल्टीवर्स तक जाएंगे। वो सारी की सारी ट्रबल हिस्ट्री है, किसके बाद कौन सा बनता है, किसके बाद कौन सा बनता है। तो छोटे से लेकर के बड़े तक अपन सफ़र करेंगे। तो इसमें अर्थ हो गया, अर्थ के बाद सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम के बाद सोलर, इंटरस्टेलर एंड नाइबर। इसके बाद गैलेक्सी, गैलेक्सी के बाद लोकल गैलेक्सी ग्रुप, लोकल गैलेक्सी ग्रुप के बाद क्लस्टर, क्लस्टर के बाद वर्गो, वर्गो के बाद सुपर क्लस्टर,
सुपर क्लस्टर के बाद यूनिवर्स, यूनिवर्स के बाद मल्टीवर्स। मल्टीवर्स इस तरह से क्या होता है, अर्थ से बड़ा सिस्टम हो गया सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम का हिस्सा है अर्थ। फिर सोलर सिस्टम और इंटरस्टेलर और अन्य पड़ोसियों के जो हिस्से हैं उनका हिस्सा हो गया सोलर सिस्टम। ये जो हिस्सा है तो वो गैलेक्सी का हिस्सा है। गैलेक्सी लोकल गैलेक्सी ग्रुप से बनी, मतलब इसका बहुत छोटा सा हिस्सा गैलेक्सी हो गए। क्लस्टर का छोटा सा हिस्सा लोकल गैलेक्सी ग्रुप हो गया। वर्गों का छोटा सा हिस्सा क्लस्टर हो गया। उसी तरह सुपर क्लस्टर का छोटा सा हिस्सा वर्गो हो गया और यूनिवर्स का छोटा सा हिस्सा क्लस्टर हो गया। और यूनिवर्स जो है तो एक मल्टीवर्स का हिस्सा है। जैसा कि अपन ने मल्टीवर्स जो है इसके बारे में अपन ने इटर्नल इन्फ्लेशन थ्योरी में देखा था। ये था हमारा बेसिक यूनिवर्स। उसके बाद अपन पृथ्वी की तरफ आए। उससे पहले जो सूर्य का बेसिक जो चीज़ छूट गया था उस हिस्से में अपन ने जो देखा था कि एक सन स्पॉट, इसका लाइफ साइकिल क्या होता है कि सूर्य से कई बार फ्लेयर्स बाहर निकल जाती हैं बहुत तेज़ी से। जहाँ से सूर्य की फ्लेयर एक बाहर निकल जाती है उस हिस्से में सूर्य ठंडा पड़ जाता है थोड़ा सा। तो इसका टेम्परेचर लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, 1500 डिग्री केल्विन। तो ये जो टेम्परेचर होगा तो यहाँ पे डार्क सा दिखाई देने लगता है जहाँ से फ्लेयर्स बाहर निकल गई। तो फ्लेयर का जो लाइफ साइकिल होता है लगभग 11 वर्ष माना जाता है कि मतलब इसका बनना और ख़त्म हो जाना ये चीज़ें 11 साल में कंप्लीट होती है। जहाँ से फ्लेयर्स बाहर निकली वो सन स्पॉट हो गया। जो फ्लेयर बाहर निकली एक्चुअली में ये मैग्नेटिक होती हैं। ये जो मैग्नेटिक फ्लेयर होती हैं तो ये सूर्य का जो गुरुत्वीय क्षेत्र है उसको पार करके बाहर निकल जाती हैं। पार करके जब बाहर निकल गई तो उसको रोकने वाला कोई नहीं है। पृथ्वी के पास जब आएंगी तो पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है। जैसा कि पता है कि पृथ्वी का जो है तो नॉर्थ और साउथ पोल में बटा हुआ है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी में ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। इसके होने की वजह से ये सोलर फ्लेयर्स जो होती हैं तो ये एक्चुअली मैग्नेटिक होती हैं। इस वजह से या तो इधर चली जाएंगी या तो इधर चली जाएंगी। तो ये ध्रुवों की तरफ चली जाती, बीच में टकराती नहीं है। जब ध्रुवों की तरफ जाएंगी तो ध्रुवों पे जो ठंडा और चार्ज्ड गैसें हैं, ठंडी और चार्ज जो गैसें हैं तो ठंडी और चार्ज गैसें क्यों हैं वहाँ पे? क्योंकि क्या होता है कि जब पृथ्वी घूम रही है, घूमने पे हमारे यहाँ का जैसे ये देखा गया कि पृथ्वी पे जो प्रदूषण है तो प्रदूषण तो एक्चुअली मध्य के क्षेत्र में इसमें है ना। मध्य के क्षेत्र में प्रदूषण होने की वजह से यहाँ पे हमारे ओजोन पे छिद्र होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे नहीं है। वो पाया कहाँ गया? यहाँ। क्योंकि ये सारा का सारा प्रदूषण जो है तो वहाँ इकट्ठा होता है। तो गैसें ज़्यादा से ज़्यादा ध्रुवों पे भागने की कोशिश करती हैं क्योंकि वो चार्ज होती हैं। तो जहाँ पे चार्ज गैसेस हैं उनसे आकर के ये एनर्जी टकराती है, मैग्नेटिक रेडिएशन टकराती है। जब मैग्नेटिक रेडिएशन टकराएंगी तो टकराने पे यहाँ पे कलर लाइट दिखेगी, स्पार्कल सी दिखाई देती है। उसको अपन अरोरा बोलते हैं। अब ये अरोरा जब यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव पे टकराएगा, दक्षिणी ध्रुव के दक्षिणी गोलार्ध में जब वो दिखाई देगा तो इसको अरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं। और जब यही अरोरा लाइट उत्तरी ध्रुव के आसपास टकराएगी, अरोरा लाइट उत्तरी ध्रुव के आसपास दिखाई देगी तो उसको अरोरा बोरियोलिस बोलते हैं। ये कुछ नहीं बस एक रंगीन प्रकाश होता है। अब ये सारी चीजें सूर्य की कहानी थी। अब अपन आते हैं सौर परिवार में फिर से।
जब सूर्य परिवार में आते हैं तो एक छोटा सा सूर्य हो गया। सूर्य जो हो गया उसके आसपास कितने आंतरिक ग्रह हैं? 4। ये 4 तो आंतरिक ग्रह हो गए। तो कौन कौन सा हो गया? बुध मतलब मरकरी, फिर वीनस, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये 4 हो गए। इसके बाद एक एस्टेरॉयड बेल्ट होती है। वो एस्टेरॉयड बेल्ट ये हो गई। ये थोड़ा सा मोटी पट्टी बना देते हैं। इसमें लगभग 40,000 पिंड चक्कर लगा रहे हैं, छोटे छोटे। उनको अपन मेटियोर्स बोलते हैं। मेटियोर्स यहीं पे सारे के सारे चक्कर लगा रहे हैं मंगल और बृहस्पति की बीच की कक्षाओं में। ये हो गई एस्टेरॉयड बेल्ट। इसके बाद फिर से 4 हो गए। जो फिर से 4 हुए तो वो कौन कौन से हो गए? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये हो गया बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये आकार में बड़े हैं, ये चक्कर लगा रहे हैं जो सूर्य का। इसके बाहर एक अलग से कुइपर बेल्ट हो गई, जो कि यहाँ पे है। इसी में प्लूटो, इरिना, सीरीज, जेना वगैरह ये सब के सब चक्कर लगा रहे हैं। तो जो ग्रहों की परिभाषा है, पहला सूर्य का चक्कर लगाता हो, दूसरा ग्रेविटेशन इतना स्ट्रांग हो कि खुद को गोल आकार दे सके। तीसरा किसी दूसरे के रास्ते में न आता हो। तो ये 3 सिद्धांत हैं जो तीनों को मानता है। तो ग्रह कौन सा कहलाया? जो 1, 2, 3 तीनों को जो तीनों कंसेप्ट जो फॉलो कर रहा है वो ग्रह कहलाया। फिर बौना ग्रह कौन सा कहलाया? जो केवल पहले को और दूसरे को मान रहा है। और क्षुद्र ग्रह जो केवल पहले को मान रहा है। तो इसमें चक्कर लगाने वाले सारे के सारे क्षुद्र ग्रह हुए। इसमें चक्कर लगाने वाले बौने ग्रह हुए। और ग्रह जो थे ये सब के सब थे और ये सब के सब थे। तो इस तरह से ग्रह, बौना ग्रह और शुद्ध ग्रह के बीच आपस में विभाजन हो गया। विभाजन होने पे अब क्या है, इसके बाद एक चीज़ और बच जाती है इसमें, हेली। यहाँ से चलता है, यहाँ तक आके चक्कर लगाता है। तो ये जो इस तरह से चक्कर लगा रहा है, तो इसको हर 76 साल के बाद देखा जाता है।
माना जा रहा है कि अगली बार जब ये दिखाई देगा तो 1961 में दिखाई देगा, सॉरी 2061 में दिखाई देगा। तो ये हेली जो होते हैं तो एक्चुअली में एक धूम्रकेतु होते हैं, धूम्रकेतु से। तो ये कभी भी मतलब दिखाई दे जाते हैं, सूर्य का कहीं से भी चक्कर लगा रहे हैं, अनाप शनाप कहीं से भी घुस जा रहे हैं। तो ये इस तरह से जो ये व्यवस्था है सारी की सारी, अब इसके ये चक्कर लगा रहा है, ये भी बेतरतीबी रूप से यहाँ पे चक्कर लगा रहे हैं, यहाँ पे भी गलत अलग तरीके से चक्कर लगा रहे हैं। सूर्य जो है तो अपना भी खुद का चक्कर लगा रहा है, लगभग 27 दिन में सूर्य अपना खुद का चक्कर लगा रहा है। फिर सूर्य जो है तो अपने गैलेक्सी के केंद्र का चक्कर लगा रहा है, गैलेक्सी जो है तो अपने क्लस्टर्स का चक्कर लगा रही। इस तरह से ये चीज़ें सब चक्कर लगा रही। अगर इसी को जूम आउट किया जाए तो एक इस तरह सा कुछ कहानी बनेगी जहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो ये जो चीज़ें होती हैं तो ये सारी चीज़ें, तो यहीं पे एक सोलर सिस्टम होता है। ये सब इधर उधर कहीं अनाप शनाप चक्कर लगा रहे हैं। तो जो ये अनाप शनाप चक्कर लगा रहे हैं उसी को अर्थो क्लाउड बोला जाता है। उस अर्थो क्लाउड जो था, ये सूर्य एवं उसके आसपास का जो क्षेत्र है, मतलब इसका पड़ोसी क्षेत्र, उस सब क्षेत्रों में किस तरह से कैसे चक्कर लगा रहे हैं अनाप शनाप, उसका जो जूम आउट हिस्सा था उसको अर्थो क्लाउड माना गया। तो देते हैं, धन्यवाद।